कोलिजन के बाद दोनों मैसेज आपके पास स्टिक हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो अब जो इनकी फाइनल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं उसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो आपके पास डेल्टा काइनेटिक एनर्जी है ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है। तो इस तरह आपने एक कार को देखा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। जैसे कि हमें पता है कि इन इलास्टिक कोलिजन एक ऐसी कोलिजन होती है जिसके अंदर आपके पास काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन कंजर्व नहीं रहती, जबकि मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन कंजर्व रहता है। और इन 2 डायमेंशन का मतलब है कि आपके पास कोलिजन एक डायरेक्शन में या स्ट्रेट लाइन में, जैसे हमने पहले कुछ केसेस पढ़े थे उसमें होती है, लेकिन यहाँ पर आपके पास स्ट्रेट लाइन एक डायरेक्शन में नहीं होगी, बल्कि आपके पास दो एक्सिस इंक्लूड होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट्स आपके पास इंक्लूड होंगे। तो इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। एन इलास्टिक कोलिजन इज़ वन इन 2 डायमेंशन इज़ अ टाइप ऑफ कोलिजन इन विच 2 बॉडीज़ कोलाइड, 2 बॉडीज़ कोलाइड करेंगी एंड मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएंगी। आफ्टर द कोलिजन एंड ओनली द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज़ कंजर्व। कोलिजन के बाद आपके पास सिर्फ मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा इन बोथ एक्स एंड वाई डायरेक्शन, बट काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व, जबकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, जो कि इन इलास्टिक कोलिजन की मेन कैरेक्टरिस्टिक है। स्टूडेंट्स, आपको पता है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो ये एक्स एक्सिस है, और वर्टिकल जो लाइन होती है वो आपके पास वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। और कोलिजन के लिए आपको 2 मैसेज रिक्वायर्ड हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ दी मैस m1 मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद द वेलोसिटी v1, और एक दूसरा और मैस है जो आपके पास m2 है और जो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v2। अब यहाँ पर ओरिजिन पर इनकी कोलिजन होगी और आफ्टर कोलिजन ये इस तरह से मूव करने लग जाएगा। और फिर बाद में हम देखते हैं, जैसे कि हमने पहले भी इन इलास्टिक कोलिजन में देखा था, कि कोलिजन के बाद दोनों मैसेज आपके पास स्टिक हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो जो उनका कंबाइंड मैस आता है, फॉर एग्जांपल ये m1 है और ये m2 है, जब ये कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर m2 और m1 दोनों का मैस होगा, तो हम इसे लिखेंगे m1 प्लस m2, देयर कंबाइंड मैस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। और इसकी वेलोसिटी v1 v2 थी। जब ये आफ्टर कोलिजन मूव करेंगे तो इसकी वेलोसिटी एक ही होगी, जिसको हम vf यानी फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। बिफोर कोलिजन जो ये एक्स एक्सिस के साथ m2 जो है वो एंगल बना रहा था वो थीटा है, एंड आफ्टर कोलिजन हम उसको फाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। थीटा और फाई दोनों ही एंगल्स हैं, और ये परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन की कैरेक्टरिस्टिक है कि आफ्टर कोलिजन बोथ द मैसेज स्टिक टुगेदर, और यहाँ पर भी हमारे पास इसी तरह हुआ है। और ये इसीलिए स्टिक होते हैं कि एक सिंगल मैस बना दें, जैसे यहाँ पर इन्होंने ये मैस बनाया है जिसको हमने कंबाइंड मैस कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया है। अब हम इन्हीं सब बातों को एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे इन वेरी सिंपल वर्ड्स। हमने एक्सप्लेनेशन के अंदर लिखा है, लेट अस टेक 2 बॉल्स m1 एंड m2 मूविंग विद द वेलोसिटीज v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली इन अ 2 डायमेंशनल प्लेन, यानी आपके पास x और y 2 डायमेंशंस का प्लेन है। उसके बाद m1 जो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, ये m2 जो कि x एक्सिस या आपके पास x एक्सिस है, इसके साथ ही एंगल थीटा बना रहा है। m1 और m2 कोलाइड करते हैं एट द ओरिजिन पे टकराने के बाद ये एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाती हैं। इनका कंबाइंड मैस m1 प्लस m2 है, और अब जो इनकी फाइनल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं उसको हम vf से रिप्रेजेंट करते हैं। और आफ्टर कोलिजन ये जो x एक्सिस के साथ एंगल बना रही हैं, दोनों मैसेज एंगल बना रहे हैं, ये हमारे पास एंगल फाई है। पहले दोनों बॉल्स का जो दोनों मैसेज का एंगल थीटा था, उसके बाद दोनों बॉल्स का एंगल आपके पास फाई हो गया आफ्टर द कोलिजन। अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी आप एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे तो उसमें आप कॉस थीटा को यूटिलाइज़ करेंगे, और जब आप वाई एक्सिस की बात करेंगे तब आप साइन थीटा को यूटिलाइज़ करेंगे। अगर एंगल आपके पास थीटा है तो कॉस थीटा आएगा, अगर एंगल आपके पास फाई है तो आप उसको कॉस फाई यूज़ करेंगे, और इस तरह से साइन फाई। और अगर हम बिफोर कोलिजन मोमेंटम देखें, हम मोमेंटम के कंजर्वेशन को कानून को डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर मोमेंटम हमारे पास कंजर्व है। तो इसका मोमेंटम, बॉल m1 का मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम का फॉर्मूला है p = mv। यहाँ पर हमारे पास मैस m1 है और इसकी वेलोसिटी v1 है।
जबकि इसका मोमेंटम क्या होगा, इसका मास m2 है और इसकी वेलोसिटी v2 है। हम अगर x एक्सिस के अलॉन्ग बात करेंगे तो m2 v2 के साथ x एक्सिस पे आएगा m2 v2 cos थीटा, और अगर हम y एक्सिस पे बात करेंगे तो ये आएगा m2 v2 sin थीटा। इस तरह आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, मास हमारे पास कैपिटल M है और वेलोसिटी हमारे पास vf है, तो ये मोमेंटम होगा। अगर हम x डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल M कैपिटल vf और साथ cos थीटा। अगर हम y एक्सिस की बात करेंगे तो ये होगा m vf और साइन थीटा। नहीं स्टूडेंट्स, ये फाई एंगल है तो यहाँ पर हम फाई यूज़ करेंगे। कोस एक्स एक्सिस के साथ आएगा और जहाँ जहाँ वाई एक्सिस आएगा वहाँ हम साइन यूज़ करेंगे। अगर एंगल थीटा है तो दोनों के साथ एंगल थीटा आएगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस बिफोर कोलिजन एंगल थीटा बना रही है। उसके बाद गोल्स ने आफ्टर कोलिजन एंगल फाई बनाया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कोस फाई और साइन फाई यूटिलाइज़ किया। तो हम इन एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे तो इसका मोमेंटम आएगा m1 v1 प्लस m2 v2 cos थीटा इज़ इक्वल टू m vf, एक्स डायरेक्शन में m vf के साथ cos फाई आएगा। स्टूडेंट्स, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा था, इसके साथ हमने cos या साइन कुछ भी नहीं लगाया, लेकिन ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन एक्स डायरेक्शन की बजाय एक्स और वाई के दरमियान से मूव कर रहा था, इसलिए इसने एंगल बनाया। इसका एक्स कंपोनेंट में हम cos थीटा लगाएंगे क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे। आफ्टर कोलिजन एंगल फाई हो गया, इसलिए हमने cos फाई यूज़ किया है। अब देखेंगे मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्योंकि ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस m1 मूव कर रहा था तो इसका कोई वाई कंपोनेंट नहीं है, और हम मोमेंटम अलॉन्ग वाई एक्सिस कैलकुलेट कर रहे हैं तो m1 v1 का मोमेंटम आपकी ये m1 मास का मोमेंटम आपके पास 0 आएगा, लेकिन इसका मोमेंटम अलॉन्ग वाई एक्सिस आपके पास आएगा m2 v2 sin थीटा इज़ इक्वल टू, और आफ्टर कोलिजन हमारे पास मास कैपिटल M और वेलोसिटी vf है, और वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग हम इसे लेंगे m vf sin फाई, क्योंकि ये एंगल फाई बना रहा है। इसको हम राइट डाउन करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन A और B आई हैं। इन इक्वेशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें फाइनल वेलोसिटी यानी vf को फाइंड आउट करना हो, क्योंकि आपके पास इसमें भी फाइनल वेलोसिटी की टर्म प्रेजेंट है और इक्वेशन बी में भी प्रेजेंट है। ये तो स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट कर लिया मोमेंटम को। अब हम कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी को। क्योंकि ये कोलिजन इनइलास्टिक है तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन कंजर्व नहीं हुई, लेकिन हम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं और वही अब हम करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूटिलाइज़ करेंगे। इसके लिए हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, तो वो कैलकुलेट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आपके पास आएगी 1/2 m1v1², और इसकी काइनेटिक एनर्जी आपके पास आएगी 1/2 m2v2², और जो आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी 1/2 मास हमारे पास कैपिटल M है और वेलोसिटी आपके पास vf है, तो 1/2 कैपिटल M vf का स्क्वायर। तो अगर हम इनिशियल कैलकुलेट करना चाहेंगे तो m1 की काइनेटिक एनर्जी और m2 की काइनेटिक एनर्जी को ऐड करवा सकते हैं, और इस तरह अगर हम फाइनल फाइंड आउट करना चाहेंगे तो उसमें हमें टोटल हमारे पास यही है, क्योंकि दोनों मैसेज आपके पास टिक हो चुके हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज़ आ रही हैं। अब जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है आपने देखा है, इसमें हमने v1 और v2 के साथ साइन थीटा या कॉस थीटा यानी x और y एक्सिस के लॉन्ग हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कंसीडर करके वैल्यूज़ पुट नहीं करवाई। वो इसलिए नहीं करवाई क्योंकि हमारे पास जो टर्म काइनेटिक एनर्जी है ये स्केलर क्वांटिटी है, जबकि मोमेंटम जिसके लिए हमने कैलकुलेशन में कॉस और साइन को थीटा या फाई को यूज़ किया था, मोमेंटम हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और उसके लिए हमें इसके डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो हमारे पास जो वेलोसिटी है इसको इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करने की यानी कि कॉस थीटा या साइन थीटा के टर्म्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हमने ये काम यहाँ पे नहीं किया। यहाँ पर m1 मास ऑफ द फर्स्ट मास है, v1 उसकी वेलोसिटी है, और m2 मास ऑफ द फर्स्ट बॉल है और v2 उसकी वेलोसिटी है। कैपिटल M कंबाइंड मास और vf उनकी फाइनल वेलोसिटीज़ हैं जिसके साथ वो दोनों मूव कर रहे हैं आफ्टर दी स्टिकिंग एंड आफ्टर दी कोलिजन।
अब हम वी एफ की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो हम इक्वेशन ए और बी की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम एनर्जी लॉस निकालना चाहेंगे तो हम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर इन दोनों को पुट करवा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो आपके पास डेल्टा काइनेटिक एनर्जी है, ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है जो फाइनल और इनिशियल को माइनस करने से आएगा। अब ये लॉस कहाँ गया? ये अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, जैसे कि हीट, साउंड या डिफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, आप एक बॉल को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो आप कहते हैं कि उसमें अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हुई, क्योंकि वो दोबारा फिर से अपनी उसी पोजीशन पर वापस नहीं आया। तो आप ये कहेंगे कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में ज़ाया हो गई। जैसे जब उसने बॉल के साथ हिट किया तो आवाज़ आई आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, थोड़ी सी हीट भी प्रोड्यूस हुई। तो इन तरह और दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में भी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। आगे हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जो कराटे खेलने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि आपके पास अगर एक टेबल है, टेबल के ऊपर कुछ ब्रिक्स प्रेजेंट होती हैं, वो उन ब्रिक्स को तोड़ते हैं आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, और वो ये काम एक ही झटके के साथ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये हाथ है तो ये अपनी फोर्स को इस तरह से डाउनवर्ड एक्ट कराएंगे, और एक ही सिंगल फोर्स लगाने की वजह से ये जो यहाँ पर पड़ी हुई ब्रिक्स हैं वो टूट जाएंगी। और ये एक इलास्टिक कोलाजन इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो अप्लाइंग फोर्स के बाद आपका हाथ बाउंस बैक नहीं करता, बल्कि वो ब्रिक्स को इस तरह से हिट करता है कि वो ब्रिक्स उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इसको कन्वर्ट कर देती हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। आवाज़ भी पैदा होती है और उस फोर्स में जो इनको एक ही झटके में ब्रेक करके रख देती है। अगर हमारे पास इसका हाथ बिल्कुल स्ट्रेट आने की बजाय थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए तो इसमें दूसरे कंपोनेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे और हम कहेंगे कि परफेक्टली इसने उसको हिट नहीं किया और आपके पास वो रिज़ल्ट नहीं आया जो आप रिज़ल्ट उसे चाहते थे, क्योंकि इससे आपके पास मोमेंटम और फोर्स के हॉरिजॉन्टल और कंपोनेंट्स वर्टिकल कंपोनेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। इस तरह आपने एक कार को देखा होगा, जब एक कार क्रैश होती है वो दीवार के साथ जाके टकराती है तो यहाँ पर भी हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। जहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी वो हमारे पास इलास्टिक कोलाजन नहीं रहेगी, वो इन इलास्टिक कोलाजन की एग्जांपल में आएगी, और हमारे पास जो कार है वो डिफॉर्म हो जाती है और स्लो डाउन होते फिर बाद में स्टॉप हो जाती है। अब जो इफ़ेक्ट वॉल ने इसका लिया है वो एनर्जी कहाँ गई? वो हीट, साउंड और उस डैमेज की सूरत में या उस फोर्स की सूरत में हमारे पास हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आती है। इसके अलावा हमारे पास बॉल और बैट का सिस्टम है। जब बैट फोर्सफुली हिट करता है बॉल को तो बैट की काइनेटिक एनर्जी जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स में एनर्जी होती है वो बॉल को डिफॉर्म कर देती है। जब वो बॉल को डिफॉर्म कर देती है तो वो हमारे पास आवाज़ भी प्रोड्यूस होती है और हमारे पास हीट भी प्रोड्यूस होती है। ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब है ये एनर्जी लॉस के इक्वल होती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास तमाम काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व हो गई है। सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं होती और जिसकी वजह से हमारे पास कोलाजन इनइलास्टिक है। अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो जाएगी तो ये इनइलास्टिक कोलाजन की एग्जांपल नहीं होगी, जो कि हमारे पास फिज़िकली बॉल और बैट के केस में और ये ऊपर दी हुई एग्जांपल्स के केस में पॉसिबल नहीं होता।